Hello students, in previous class I discussed about the Mendelian terminology terms of Mendel's. ठीक है, in this class I will start the Mendelian era or Mendelism. ठीक, so Mendelism, and this era starts from 1856 to 1863, 7-year duration. ठीक है, तो पर्टिकुलरली इस ड्यूरेशन में वर्क बाय या हु वर्कड इन दिस ड्यूरेशन ग्रेगर जॉन मेंडल। थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री की बात करेंगे, लाइक इनका बर्थ कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, अगर हम इनके बर्थ ईयर की बात करते हैं तो बॉर्न 22 अगस्त में, हमने 22 अगस्त 1822 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, अगर हम इनके बर्थ प्लेस की बात करते हैं, वेयर ही टुक बर्थ, ठीक है, तो बर्थ प्लेस की अगर हम बात करें तो इनका जो बर्थ प्लेस था ऑस्ट्रिया था, हेंजेनडॉर्फ, ऑस्ट्रिया। ये बेसिकली एक मॉन्क बन गए थे, साधु बन गए थे, है ना। सो ही बिकेम मॉन्क। और कहाँ बने थे? एक मोनेस्ट्री थी, पर्टिकुलरली ऑगस्टीनियन करके थी, तो ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री जो बेसिकली ब्रुन में थी, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया। अब इनके कुछ पर्टिकुलर, अगर हम एक दो पॉइंट्स की बात करें तो इन्होंने जो अपना वर्क किया था या इनका जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टाइटल कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो टाइटल था दैट वाज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये इनका एक्सपेरिमेंटल जो बेसिस था, जो थीसिस था, दिस वाज। ठीक है, अगर हम उस पर्टिकुलर प्लांट की बात करते हैं तो वो जो एडिबल पी है, पी प्लांट है, पाइसम सटाइवम, गार्डन पी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, और इन्होंने जो वर्क किया था अपना, वो कितना ड्यूरेशन तक किया था? ही कंक्लूडेड हिज एक्सपेरिमेंट, कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट फॉर 7 years, 7 साल तक के लिए इन्होंने अपना काम किया था, फॉर 7 years। ठीक है, और वो जो 7 years थे वो पर्टिकुलरली यही ड्यूरेशन था, 1856 टू 1863। इतने तक का जो ड्यूरेशन था पी प्लांट्स पर हाइब्रिडाइजेशन करने का, जो इनका पर्टिकुलरली ड्यूरेशन जो कंसीडर किया गया था, दिस वाज टू बी मेंडेलिज्म, नोन जिसको कहा गया था। अगर इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की बात करते हैं, हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, या जो भी मटेरियल ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट और मटेरियल? दैट वाज द पी। एनसीईआरटी इसको गार्डन पी लिखती है, गार्डन पी। एडिबल पी होती है, जो खाने वाली मटर है। ठीक है, वही इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, एडिबल पी। साइंटिफिक नेम ऑफ इट इज पाइसम सटाइवम। दिस इज पाइसम सटाइवम। इनके जो पेपर का टाइटल था, पेपर टाइटल, रिसर्च वर्क, ठीक है, ये जो पेपर टाइटल था ये सेम था, एक्सपेरिमेंटेशन ऑन पी या प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इसको लिख चुकी हूँ, बार बार में लिख लेते हैं, हम सीधा लिख लेंगे यहाँ पर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं, पी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इनका जो पेपर था, पेपर वर्क, ये पब्लिश कब हुआ उससे पहले ना ये लिख लेंगे, हमें रीड कर दिया गया था, पेपर रीड किया गया था इनका इन 2 मीटिंग्स।
बेसिकली कहाँ पर रीड किया गया था? एट नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रिया, ब्रून, वहीं पर इनको ऑस्ट्रिया। अच्छा, कब किया गया था? अगर ईयर भी लर्न करना है तो 1865 में इनके वर्क को रीड किया गया था, पेपर वर्क। इसके बाद में पब्लिश कब किया गया था? 1866 में किया गया था। और वहीं से नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी में ही, ऑस्ट्रिया में ही ये पब्लिश भी किया गया था। तो ये भी बेसिक इनका जनरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मेंडल का जो पेपर वर्क था, पेपर वर्क ऑफ मेंडल was published in 1863 में इनका वर्क कंप्लीट हुआ, 1865 में रीड किया गया और 1866 में इट वॉज पब्लिश्ड। सेम वहीं पर एट नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, इन ऑस्ट्रिया, सॉरी नॉट ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज इनका जो डेथ हुआ था, ही डाइड इन 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। और किसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी? ड्यू टू क्रॉनिक नेफ्राइटिस। विदाउट कोई भी इनको पर्टिकुलरली क्या नहीं किया गया था, एनकरेज नहीं किया गया था, इनके काम को देखा भी नहीं गया था, ठीक है। सो विदाउट गेटिंग एनी रिवॉर्ड की जो बाद की बात है, रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया था, ठीक है। सो ऐसे लिख लेते हैं, विदाउट रिकॉग्निशन, सीधा कोई इनको कंसिडर ही नहीं किया गया था, विदाउट रिकॉग्नाइजिंग हिज वर्क। इसके बाद में जो हम पोस्ट मैंडलिज्म के अंदर में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं है, उसको यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं। पोस्ट मैंडलिज्म में 1900 में इसकी शुरुआत करी गई थी और 1901 में जो इनका पेपर था उसको रीपब्लिश किया गया था। और ये जो रीपब्लिश किया गया था ये ह्यूगो डी प्राइज के थ्रू किया गया था, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट आते हैं 1900 में। वो 3 साइंटिस्ट ने बेसिकली ग्रेगर वन मेंडल का जो वर्क था उसको दोबारा से मतलब पूरा का पूरा स्टडी किया एंड तब जाकर के कहीं इनको कंसीडर किया गया था एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। देन तो यहाँ पर हम पोस्ट मैंडलिज्म एक साथ कर लेंगे या तो इसी के बारे में कंसीडर करते हैं। पोस्ट मैंडलिज्म व्हाट बाय कितने 3 साइंटिस्ट ने किया था। इसके अंदर में 3 साइंटिस्ट थे वो, और वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। कब किया गया था? 1900 में, यानी कि 1884 में इनकी डेथ हुई थी और उसके 1900 तक इनके काम को कोई भी कंसिडर नहीं किया गया था। तो वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? ए, ह्यूगो डी राइस, ये बेसिकली हॉलैंड से थे, ये फ्रॉम हॉलैंड। और इन्होंने जो वर्क किया था, वर्क ऑन, जो प्लांट का नेम है दैट इज इवनिंग प्राइमरोज was the experimental plant of Hugo de Vries। इसके बाद में एक थे कार्ल कॉरेंस, he belongs from Germany, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे। और इनका जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था दैट वाज द मेज, है ना, मेज प्लांट्स, दैट इज इवनिंग प्राइमरोज के बाद में मेज प्लांट है दैट इज जिया मेज, साइंटिफिक नेम है। देन अब इसके बाद में एक और साइंटिस्ट थे एरिक वॉन टी सेसरमैक, ठीक है, एरिक वॉन टी सेसरमैक। और ये साइंटिस्ट ने वर्क, ये कहां से थे? ये ऑस्ट्रिया से ही थे बेसिकली, जहां से मेंडल थे। और इन्होंने जो वर्क किया था, ही वर्क ऑन वेरियस फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्होंने बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पर अपना एक्सपेरिमेंटेशन वर्क किया, वेरियस फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद में जो ह्यूगो डी राइस थे,
सभी ने ह्यूगो डी राइज, वेयर ये रहा ह्यूगो डी राइज। एक्चुअली इन्होंने रिपब्लिश्ड कराया था मेंडल्स के वर्क को, रिपब्लिश्ड मेंडल्स वर्क इन 1901 और ये तब जाकर के कहीं पर मेंडल को उनके काम के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था। चलिए अब हम बेसिकली उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से मेंडल को उनके काम के लिए कंसीडर नहीं किया गया। तो बहुत सिंपल से फैक्टर है। एक तो उस टाइम पर लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ जर्नल्स वाज देयर, ठीक है। वर्ल्ड वाज बिजी विद द डार्विन्स वर्क, सब साइंटिस्ट डार्विन के साथ में बिजी थे क्योंकि उस टाइम पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज टू बी कंसीडर्ड, इवोल्यूशन का बहुत ज्यादा उस टाइम पर कंसीडर किया जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा एक और भी इनका सबसे जो ड्रॉबैक था ना कि इन्होंने अपने वर्क में मैथमेटिकली टूल्स और स्टैटिक्स का यूज किया था जो कि उस टाइम पर बायोलॉजिस्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। एक रीजन ये भी था कि इनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जाकर के डाउन हो जाता बिकॉज ही डिड नॉट गेट द सेम रिजल्ट्स ऑन द 2 डिफरेंट प्लांट्स एज ही गेट इन द जो गार्डन पी प्लांट्स थे। जो गार्डन पी प्लांट्स में इनको जो वर्क देखने को मिला था वही सेम टू सेम रिजल्ट्स वाज नॉट कंप्लीटली कंसीडर्ड ऑन द 2 डिफरेंट प्लांट्स। और वो जो 2 डिफरेंट प्लांट्स के नाम थे वो आपका एक आता है हॉकवीड का प्लांट्स और एक होता है लवलव प्लांट्स, ठीक है। तो उतना सा हम लिखेंगे, साथ के साथ यहीं पे कंसीडर भी करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगी मैं क्या क्या पर्टिकुलर वो फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से मेंडल को इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई भी कंसीडर नहीं किया गया था, इवन दो ही वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ साइंटिस्ट इवन उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। लेकिन बाद में उनकी डेथ के बाद में 3 डिफरेंट साइंटिस्ट जिनके अभी हमने नाम लिखे, ह्यूगो डी राइज, कार्ल कोरेस और टी.एस. शर्मा, इन साइंटिस्ट ने पर्टिकुलरली जाकर के 1901 में 1900 में आए थे साइंटिस्ट और एक साल तक पूरा उनके वर्क को रीस्टडी किया गया था, तब जाकर के उनके पेपर को रिपब्लिश किया गया और तब कहीं जाकर के उनको इन्फॉर्मेशन मिला ही वाज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट वर द रीजंस फॉर मेंडल्स या लिख लेंगे हम फेलियर लिख सकते हैं ना, क्या रीजंस रहे होंगे। तो सबसे पहला तो रीजन यही है लिमिटेड जर्नल्स वर देयर, लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ जर्नल्स एक। इसके अलावा कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, उस पर्टिकुलर टाइम में लोगों से बात करने का जरिया जो था आज के डेट में जितना आसान है उतना पॉसिबल नहीं था, है ना। सो कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी, एक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा उस ड्यूरेशन में। थर्ड, क्योंकि वो इंग्लैंड के साथ में सारा का सारा बोलबाला था उस टाइम पर, ठीक है। ही बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम द ऑस्ट्रिया, तो लैंग्वेज का एक बहुत मेजर इश्यू था। एक ये था कि ही यूज्ड मैथमेटिकली टूल्स, अपने वर्क में इन्होंने मैथमेटिकली एंड स्टैटिक्स का भी इन्होंने यूज किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। इसके बाद में he did not get same results on 2 different plants, 2 different plants और उन प्लांट्स के नाम है, वन इज हॉकवीड, इस पर उन्हें नहीं रिजल्ट मिला, एंड द सेकेंड प्लांट्स का नेम है लवलव, जो पर्टिकुलरली इनको गार्डन पी प्लांट्स में देखने को मिले थे, ठीक है। सो एज ही फाउंड इन पाइसम सटाइवम, यानी कि गार्डन पी प्लांट्स में जो रिजल्ट्स इनको देखने को मिले थे वो सेम रिजल्ट्स इनको इन 2 प्लांट्स में देखने को नहीं मिले थे, जिसकी वजह से भी he was not able to explain his work, ठीक है, clearly. Next was the whole world was busy with, अभी नहीं है, कलर अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वॉज कि जो उस टाइम पर पूरे के पूरे जो साइंटिस्ट थे वो बिजी थे किसके साथ में, होल वर्ल्ड वॉज बिजी विद डार्विन्स वर्क या डार्विनिज्म लिख लीजिएगा, सीधा डार्विन। तो ये कुछ पर्टिकुलरली मेजर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उनको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला।
अब हम बात करेंगे कि चलिए अब उन पर्टिकुलर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से एक और भी था कि इन्होंने ना जो फैक्टर वर्ड यूज किया था ये उसको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे, उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं कंसीडर कर पाए थे, ठीक है, नहीं दे पाए थे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही कुड नॉट गिव एनी फिजिकल प्रूफ फॉर, क्योंकि फैक्टर टर्म इन्होंने यूज किया था ना, फैक्टर या और क्या मैं बोला था, फैक्टर के साथ साथ में एलिमेंट भी इन्होंने यूज किया था। हालांकि आपको फैक्टर ज्यादा इजी लर्न करना है क्योंकि ज्यादातर लोग फैक्टर को ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, कुछ एक दो बुक में है एलिमेंट टर्म देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलरली कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ग्रेगर्स ऑफ मेंडल वाज नॉट गेट एनी सक्सेस और एनी रिकॉग्निशन फॉर हिज वंडरफुल वर्क, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अच्छा इसके बाद में जब उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको जो सक्सेस मिली बाय द 3 डिफरेंट साइंटिस्ट इन पोस्ट मेंडलिज्म, तो वो क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से उनको सक्सेस देखने को मिला था, तो उसके बारे में बात करेंगे। नाउ द रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, ठीक है। तो थर्ड नेक्स्ट इज reasons for Mendel's success। देखो एक तो ये था कि भले ही से उस टाइम पर साइंटिस्ट ने उनके मैथमेटिकली टर्म्स को यूज नहीं किया, लेकिन इन्होंने जिस पर्टिकुलरली मैथमेटिकली टर्म्स का यूज करके वो जो एक्सप्लेनेशन किया था अपने रिजल्ट्स के थ्रू, वो बहुत ज्यादा इजी बाद में हुआ, देखने में समझ में आया। तो एक तो ये फैक्टर था इनका। दूसरा ये था कि जो पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन्होंने यूज किया था गार्डन पी और पाइसन सटाइवम, उसकी वजह से भी इनको ज्यादातर रिकॉग्निशन मिला। थर्ड फैक्टर ये था कि इन्होंने बहुत सारे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, मेजरली 7 कैरेक्टर्स को इन्होंने स्टडी किया था, तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स पर बहुत नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स और नंबर ऑफ कई सारे जनरेशन उन्होंने स्टडी करी थी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उनको क्या सक्सेस मिला। तो पहला जो फर्स्ट रीजन है एक तो इनका हिज choice of experimental material, choice of experimental material, always remember that is garden pea or Pisum sativum, Pisum sativum, garden pea। Second, his he used, ठीक है, due to use of mathematical and statistical tools, his experimental work was easy to understand. His experimental work was easy to understood, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया है ना। सो ही स्टडीड एक तो सेवरल generations एज वेल, या सीधा लिख लीजिएगा, अलग से लिख लेते हैं, ऑल्सो यूज्ड सेवरल मत लिखिएगा, मैनी कैरेक्टर्स लिख लीजिएगा, मैनी कैरेक्टर्स ऑफ वन प्लांट और सिंगल स्पीसीज। हालांकि वो जो मैनी कैरेक्टर्स थे वो 7 कैरेक्टर्स है, उनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। वो 7 कैरेक्टर्स एनसीईआरटी की बुक में टेबल बना करके दिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एक और भी ये था कि इन्होंने पर्टिकुलरली एक टाइम पर 1 या 2 ही कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है इनका। ही स्टडीड 1 or 2 कैरेक्टर एट अ सेम टाइम, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलरली फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ग्रेगर्स और मेंडल को सक्सेस मिली। चलिए अब हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों इन्होंने
गार्डन की प्लांट्स को ही सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, कोई और प्लांट क्यों नहीं यूज किया था? ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ गार्डन पीप का ही यूज किया था, बाकी के बहुत सारे प्लांट्स थी। अगर हम बात करते हैं तो ही पर्टिकुलरली यूज 34 वेराइटीज फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन वर्क, लेकिन उसमें से रिड्यूस हो गए थे 22 वेराइटीज, ओनली 22 प्लांट्स वर देयर, डिफरेंट स्पीसीज वर देयर। तब कहीं जाकर के लास्ट में वो जो फाइनलाइजेशन रिजल्ट जो मिलता था वो बेसिकली इन्होंने 7 कैरेक्टर्स का ही स्टडी किया था। तो ये कुछ अलग अलग पॉइंट्स में आते हैं कि एक प्लांट को यूज किया था, एक प्लांट्स के भी 34 कैरेक्टर्स को इन्होंने स्टडी किया था, जिसमें से सब में सेम कैरेक्टर्स आगे जनरेशन में नहीं देखने को मिले, वो 22 हो गए। एट लास्ट में जो फाइनल जनरेशन थी उसमें जाकर के इनको 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही देखने को मिले थे। अगर हम स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज की बात करते हैं तो इन्होंने कई सारे स्पीसीज को भी स्टडी किया था, जिसमें से सब में सेम रिजल्ट्स नहीं आए थे। दो तो हमने भी नाम लेके थे, एक तो हॉफ व्हीट था, एक लवलक प्लांट्स था। इन दोनों में उनको वो सारे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले थे। कुछ व्हीट की स्पीसीज को भी इन्होंने यूज किया था, तो वो सब रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले थे, जो सेम रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे थे। मतलब कि एक जनरेशन में अगर एक कैरेक्टर इनहेरिटेड होता हुआ भी नजर आ रहा था, तो जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में सेम कैरेक्टर उनको इनहेरिटेड होता हुआ नजर आया था। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गार्डन की प्लांट्स को ही कंसीडर किया था और उसी को यूज किया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग जो 7 कैरेक्टर्स थे ना, वो कई जनरेशन तक रिटेन रह पाए थे। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाई ही यूज्ड ओनली गार्डन की प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। सो रीजंस फॉर सेलेक्टिंग pea plant for his work or for conducting experimentation, for conducting experiment। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए सिर्फ और सिर्फ गार्डन की प्लांट्स को ही क्यों यूज किया था? बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला, एक तो बड़ा ही आसानी से अवेलेबल होता है, ठीक है, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल सकता है। सेकेंड इज कल्टीवेशन भी बड़ा है, तो इसमें लिख सकते हैं इजीली अवेलेबल एंड कल्टीवेटेड, बड़े आसानी से कल्टीवेटेड भी हो जाता है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है शॉर्ट लाइफ स्पेन। इसकी जो लाइफ स्पेन है ना वो बहुत छोटी है, बहुत तो नहीं, मतलब जैसे सब मोनोकोट्स की होती है, पर्टिकुलरली इसीलिए डाइकोट है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 to 4 मंथ्स की लाइफ स्पेन है, 3 to 4 मंथ। अब अगर वो एक पर्टिकुलरली सोचिएगा किसी एलिफेंट को यूज करते हैं या किसी हॉर्स को यूज करते हैं या किसी और एक एनिमल को यूज करते हैं जिसकी खुद की लाइफ स्पेन कितनी है, 20, 30 या 60, 50 ईयर्स, ऐसा कुछ है। उस पर्टिकुलर लाइफ स्पेन में वो अपनी उनकी खुद की लाइफ स्पेन, एक ह्यूमन बींग्स की अगर हम मीडियम एवरेज लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो वो 60 to 70 ईयर के एज में आती है, और वो एक ऐसे ऑर्गेनिम्स की लाइफ स्पेन यूज करने जा रहे हैं जिसकी लाइफ स्पेन खुद ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो एक जनरेशन स्टडी कर पाते हैं मुश्किल से, है ना, और शायद एक भी ना कर पाते। लेकिन यहाँ पर 3 to 4 मंथ्स की लाइफ स्पेन होने की वजह से उन्होंने कई सारे जनरेशन को स्टडी किया था। तो थर्ड है, ये एक बायसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि जो गार्डन की प्लांट है वो मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स एक ही पर्टिकुलर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, तो बायसेक्सुअल प्लांट है। बायसेक्सुअल प्लांट होने की वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है ये, है ना, बायसेक्सुअल प्लांट है और सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाया जा सकता है, बट इसी में आगे लिख लेते हैं एंड इजीली परफॉर्म्ड विद आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है, इमेस्कुलेशन और बैगिंग का इन्होंने यूज किया था। सो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन ये एक और फैक्टर होता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर, अच्छा एक और भी था कि इसी एक में कई सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया था, है ना। तो सेवरल कैरेक्टर्स कैन बी इजीली स्टडीड। कई सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी भी किया था और परफॉर्म भी आसानी से किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में जो 7 कैरेक्टर्स इन्होंने यूज करे थे। कौन कौन से हैं वो 7 कैरेक्टर्स जो एनसीईआरटी की बुक में हैज इट इज टेबल के फॉर्म में दे रखे हैं। उसके बाद में हम एक और साइंटिस्ट के नेम के बारे में जानेंगे जो कि ब्लिक्स करके थे, और उस साइंटिस्ट ने
ये बताया था क्योंकि ग्रेगर्स और मेंडल का ऐसा बिलीफ था कि जो 7 कैरेक्टर्स हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट्स एट 7 डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उन्होंने तो ये मान लिया था कि ये 7 कैरेक्टर्स जो पर्टिकुलरली है रिस्पॉन्सिबल है 7 डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स हैं वो इन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बाद में जाकर के ब्लिस ने उनका ये जो मिथ था उसको उनके इस पर्टिकुलर बिलीफ को डिस्प्रूव किया था। तो अभी तो हम बात करेंगे, अच्छा मेंडल के बारे में बात करते हैं। तो मेंडल ने नियर अबाउट ही स्टडीड 34 वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर्स। इन्होंने इतने कैरेक्टर्स को तो स्टडी किया जो बेसिकली डिड्यूस हो गए थे समथिंग 22 मिला करके 22 एंड फाइनली जो रह गए थे लास्ट में ऑब्जर्वेबल जिन्हें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स भी कहा था, है ना, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स वर 7 ओनली। और ये जो 7 कैरेक्टर्स थे ना दीज आर एक्चुअली द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, ये थे एक्चुअली कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स। चलिए हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल, कौन कौन से थे वो पर्टिकुलरली कैरेक्टर्स। तो वो कैरेक्टर्स के लिए हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहला, ठीक है, इधर में कैरेक्टर्स ये है। कैरेक्टर्स के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट में लिख लेंगे हम ट्रेट और उनके जो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स है, जो एलील है, उनके बारे में। तो यहाँ पर डोमिनेंट एलील कौन से होंगे, डोमिनेंट, और एक तरफ लिख लेंगे रिसेसिव। इसी में साथ में उनके ट्रेट और उनके जो एलील है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये कैरेक्टर का लिए कॉलम हो गया, कैरेक्टर लिख लीजिएगा इससे चाहो तो सबसे पहला जो फर्स्ट कैरेक्टर था दैट वाज द स्टेम हाइट और हाइट ऑफ स्टेम। स्टेम हाइट के लिए जो डोमिनेंट एलील था वो बेसिकली था कैपिटल टी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा था टॉलनेस के लिए था, ये रिस्पॉन्सिबल टॉलनेस हाइट के लिए। जबकि स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फनेस, और ड्वार्फ हाइट के लिए जिम्मेदार था स्टेम हाइट। इसके बाद में सेकंड वाज सीड कलर। इस सीड कलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली येलो कलर डोमिनेंट व्हाइल द ग्रीन कलर इज रिसेसिव। तो जो स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई है, दीज आर द एलील एक्चुअली, और जो हम आगे ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो ट्रेड्स हैं इनके। ठीक है, तो ये ट्रेड्स हैं। आपको बताया था ना कि कैरेक्टर्स क्या है। कैरेक्टर्स तो बेसिकली क्या है, इनहेरिटेबल फीचर है, लेकिन जो विजिबल हमें हो रहा है वो ट्रेट है। जो आइडेंटिफाइबल कैरेक्टर है ना उसे हम ट्रेट कह रहे हैं। तो ट्रेट तो ये है, टॉल हाइट है कि ड्वार्फ हाइट है, इट इज ट्रेट। लेकिन रिस्पॉन्सिबल जो इनके लिए एलील है दीज आर, और ये जो इनका कैरेक्टर है। ठीक है, नाउ द थर्ड इज फ्लावर कलर। फ्लावर कलर की अगर हम बात करते हैं तो एक वायलेट कलर है और पर्पल कलर है ना। तो कैपिटल V इज फॉर एंड स्मॉल v इज फॉर पर्पल। पर्पल इज रिसेसिव व्हाइल द वायलेट कलर इज, नहीं व्हाइट कलर होगा, वायलेट और पर्पल तो एक ही है ना, व्हाइट कलर फ्लावर रिसेसिव कलर है। इसके बाद में फोर्थ, फ्लावर कलर के बाद नेक्स्ट है फ्लावर पोजीशन। समथिंग इज मिस्ड, नहीं ठीक है। फ्लावर पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सियल पोजीशन इज डोमिनेटेड व्हाइल द टर्मिनल पोजीशन इज रिसेसिव। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट इज शीड शेप। ठीक है, तो सीड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील है दैट इज कैपिटल R एंड इज फॉर राउंड शेप, while the small r is for the wrinkle shape. Next is और क्या है, pod color and the next is pod
शेप विल ऑल्सो डिवाइड। पॉड कलर की बात करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। येलो जो आपका सीड कलर है, सीड कलर में येलो कलर इज डोमिनेंट वाला ग्रीन कलर इज रिसेसिव। यहाँ पर उल्टा करना है, यहाँ पर ग्रीन कलर इज dominant while the yellow color is recessive. Next 7 is pod shape. Pod shape. Pod shape की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर inflated और constricted है ना, कैपिटल I dominant inflated while the small I constricted. This is the recessive शेप ऑफ पॉड। इसके बाद में नेक्स्ट है कि पर्टिकुलरली कौन कौन से टेक्निक्स को ग्रेगर्स और मेंडल ने यूज किया था अपने वर्क के लिए। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग, दीज टू टेक्निक्स वर यूज्ड बाय ग्रेगर्स और मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल और गार्डन pea plants of Physum sapierum. These were the 7 characters which were worked by Gregors और मेंडल। देखो उन्होंने बेसिकली 34 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी थी, जो बेसिकली घट करके लास्ट में 22 ही रह रहे थे, और जिनको फाइनल कंक्लूजन मिला, जिन पर उनको बहुत अच्छे से पॉजिटिव फीडबैक के रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए, तब वो 7 कैरेक्टर्स थे जिनको उन्होंने स्टडी किया, जो अभी अभी हमने देखे हैं। इसमें से बेसिकली हाइट है, कलर है, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर है, फ्लावर की पोजीशन है, पॉड कलर है, पॉड की शेप है या सीड शेप है, और सीड कलर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वो कौन सी टेक्निक्स थी जो ग्रेगर्स और मेंडल्स ने यूज करी थी अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। तो नेक्स्ट इज टेक्निक्स यूज्ड बाय मेंडल, ग्रेगर्स और मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन। देखो सबसे पहले जो टेक्निक उन्होंने यूज किया था ना, दैट वाज इमैस्कुलेशन। ये इन्होंने यूज किया था बिकॉज हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि जो पी प्लांट का नाम एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, और बाइसेक्सुअल प्लांट की वजह से उसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो नेचुरली होता है, लेकिन उन्होंने जो आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कराया था वो बेसिकली इमैस्कुलेशन टेक्निक कराया था। तो आपको पता है इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, तो ये बेसिकली बोला जा रहा है इमैस्कुलेशन, तो रिमूवल ऑफ एंथर, इसके इमैच्योर होने से पहले ही, ठीक है, बर्ड स्टेज में ही रिमूव कर दिया उसके एंथर को। नेक्स्ट इज इसके बाद में क्या था, बैगिंग। बैगिंग में क्या किया कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स है उसको कवर कर दिया, ठीक है, कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब इसके बाद में क्या किया उन्होंने, ये सब किसके लिए किया जा रहा है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग जो है ना, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसके बाद में थर्ड उन्होंने क्या किया, थर्ड किया उन्होंने डस्टिंग, डस्टिंग ऑफ किसका, डिजायर्ड पॉलन का, डिजायर जो उनकी सेल्फ चॉइस थी ना, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, किस पर, वही जो आपका ये पर्टिकुलरली इमैस्कुलेटेड फ्लावर था, ऑन इमैस्कुलेटेड पॉलन ग्रेन, इमैस्कुलेशन कर रहे हैं, एंथर को रिमूव कर रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन तो खत्म होगा ना, तो इन्होंने ऑन स्टिग्मा, ऑन स्टिग्मा, देखो एंथर को हटाया बर्ड स्टेज में, ताकि उसमें उसका पॉलन ग्रेन नहीं बनने पाए, क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो वो तुरंत उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। उन्होंने उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें पॉलन ग्रेन्स को बनने ही नहीं दिया, और उसके इमैस्कुलेटेड फ्लावर के बाद में बेसिकली क्या किया था, कवरिंग किया गया था, स्टिग्मा को कवर कर दिया गया था, ताकि उस पर पर्टिकुलरली कोई दूसरे हवा के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू किसी भी पॉलन ग्रेन का लैंडिंग ना हो सके। थर्ड में उन्होंने अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को ही स्टिग्मा के सरफेस पर क्या कराया था, लैंड कराया था। और जब ऐसा हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, जो सक्सेसफुली क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये जो क्रॉस पॉलिनेशन था ये कैसा था, डिजायर्ड था, जो जानबूझ करके कराया गया था, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स के थ्रू कराया था। और तब कहीं जाकर के जब ये पॉलिनेशन हुआ तो इससे जो प्रोड्यूस हुए थे वो सब के सब कैसे थे, प्रोड्यूस ऑल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनिटी। तो आपको इतना सब भले से डिटेल में न लर्न कर पाओ, दो ही टर्म्स याद रखनी है, एक तो इमैस्कुलेशन और एक बैगिंग। दीज वर द टू टेक्निक्स were used by the Gregors or Mendel to prevent self pollination performed for the cross pollination जो कि desired था।
अच्छा, अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्या कि जो मेंडल थे ना, उनको ऐसा बिलीव था कि जो 7 कैरेक्टर्स की उन्होंने स्टडी करी थी, जिसमें से उन्होंने 14 ट्रेड्स को स्टडी किया। कैरेक्टर्स वर 7 व्हाइल द ट्रेड्स वर 14। ध्यान रखिएगा, डबल है, क्योंकि एक कैरेक्टर्स में 2 एलिल्स वर देयर। 2 ट्रेड्स थे ना, या तो हाइट लंबी है या तो हाइट छोटी है, या तो फ्लावर का कलर व्हाइट है या तो वो पर्पल है, या तो वो फ्लावर का पोजीशन एक्साइल है या तो फ्लावर का पोजीशन टर्मिनल है। तो ये 2 ट्रेड्स थे। जबकि अब ये ग्रेगर और मेंडल को बिलीव था कि इन पर्टिकुलर 7 कैरेक्टर्स को जो उन्होंने स्टडी किया था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम्स भी थे, वो भी 7 ही थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर तो पहले मेंडल का ही बिलीफ लिखेंगे। तो मेंडल बिलीव दैट 7 chromosomes are there for 7 characters। ठीक है, उन्होंने कहा था कि 7 क्रोमोसोम्स ही होते हैं पी प्लैंक्स पर। डिफरेंट है ये 7 क्रोमोसोम्स, वो भी कैसे हैं, डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं कि 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग तरीके के 7 क्रोमोसोम्स हैं, और ये 7 क्रोमोसोम्स ही हैं जो बेसिकली 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा बिलीव था ग्रेगर और मेंडल का। पर इसके बाद में ब्लिक्स्ट ने मेंडल के बिलीफ को क्या किया, डिस्प्रूव किया। ब्लिक्स्ट डिस्प्रूव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडल। कैसे किया भाई, उन्होंने कहा था इतने नहीं होते हैं, सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है, 1 4 5 और 7। ये 4 क्रोमोसोम्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं 4 क्रोमोसोम्स पर, जिसमें से कोई एक क्रोमोसोम 2 कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, कोई एक क्रोमोसोम 3 कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, तो कोई 2 क्रोमोसोम जो थे तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही कैरी करने वाले, उनके पास में एलील्स वर देयर और जीन्स वर देयर। तो चलिए हम बात करेंगे कि कौन कौन से थे वो। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, हम 7 कैरेक्टर्स को लिख लेते हैं, और उसके बाद में रिस्पॉन्सिबल जो क्रोमोसोम्स हैं उनके लिए, जिस पर वो जीन्स प्रेजेंट हैं, उनके जो काउंटिंग्स है, नंबर्स है, उनको मेंशन करेंगे। तो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। पहला स्टेम हाइट, दिस वाज फर्स्ट कैरेक्टर स्टडीड बाय ग्रेगर और मेंडल। सेकंड इज सीड कलर, दिस वाज स्टडीड बाय ग्रेगर और मेंडल। थर्ड वाज seed shape, fourth is flower color, fifth is flower position, sixth is pod color, and the seventh is pod shape। चलिए, ये तो थे जो स्टडी करे थे, और ये बिलीव था ग्रेगर और मेंडल का कि इन 7 कैरेक्टर्स को कैरी करने के लिए जो जीन्स है वो डिफरेंट 7 क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। बट इसको डिस्प्रूव किया था ब्लिक्स्ट ने। ठीक है, इन्होंने कहा था ऐसा नहीं है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं उसको आप लर्न कर लेंगे, सिंपल सा ट्रिक याद कर सकते हैं। 41 71 454। ठीक है, सीक्वेंस में आपको ये तो लर्न है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। हाइट, कलर, शेप, कलर पोजीशंस, और वापस से कलर और शेप ऑफ द पार्ट। स्टेम हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम है, ये जो जीन्स हैं, एट क्रोमोसोम नंबर 4, इसके लिए जो जीन्स प्रेजेंट है। सीड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील्स आर प्रेजेंट एट क्रोमोसोम नंबर 1। सीड शेप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील्स और जीन्स हैं आर प्रेजेंट एट क्रोमोसोम नंबर 7, इस पर प्रेजेंट है। फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स आर प्रेजेंट एट क्रोमोसोम नंबर अगेन 1। फ्लावर पोजीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील है आर प्रेजेंट एट द क्रोमोसोम नंबर 4। पॉड कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स और एलील हैं आर प्रेजेंट एट द क्रोमोसोम नंबर 5। और इसके बाद में नेक्स्ट इज पॉड शेप, अगेन रिस्पॉन्सिबल एलील्स आर प्रेजेंट एट क्रोमोसोम नंबर 4। ये है, यानी कि ये ब्लिक्स ने बताया था क्रोमोसोम नंबर 4 कैरी द जीन्स आर प्रेजेंट फॉर द कैरेक्टर स्टेम हाइट, क्रोमोसोम नंबर 1 कैरी द एलील्स आर प्रेजेंट फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड कलर कैरेक्टर। इसके बाद में क्रोमोसोम नंबर 7 कैरी
द कैरेक्टर्स और द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर शीड शेप, ठीक है। इसके बाद में क्रोमोसोम नंबर 1 अगेन कैरी द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो आपका फ्लावर कलर है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए थे। तो उन्होंने कहा था, देखो हम टोटल यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 4 रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, 1 4 1 2 और 3 टाइम्स क्रोमोसोम नंबर 4 रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर 4 अकेला कैरी कर रहा है 3 डिफरेंट तरीके के जीन्स को जो रिस्पॉन्सिबल है 3 डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके बाद में आप आइएगा क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ना वो अकेला क्रोमोसोम नंबर 1 कैरी किए हुए है 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स को। इसके बाद में अकेला जो क्रोमोसोम नंबर 7 है ये अकेला है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 7 इज अलोन। इसके पास में सिर्फ और सिर्फ शील्ड शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए ही जीन्स प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम नंबर 5 है, ये भी अलोन है, इसके पास में सिर्फ पॉड कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन्स है। यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 4 5 और 7, अगर आपसे कोई पूछे 7 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है, 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपेयर। कौन कौन से हैं, 1 4 5 7, जिसमें से क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ना इसने कितने कैरेक्टर्स को कैरी किया हुआ है, इट कैरीज 1 2, यानी कि इसने 2 कैरेक्टर्स को कैरी किया हुआ है। और वो कौन कौन से आप टेबल में देख लीजिएगा। क्रोमोसोम नंबर 4 जो है, क्रोमोसोम नंबर 4 में 1 2 3, यानी कि इसने कितने कैरेक्टर्स को क्रिएट किया हुआ है, कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स को कैरी किया हुआ है, दे आर 3 एक्चुअली, ठीक है। जबकि जो क्रोमोसोम नंबर 5 और 7 है ना ये अकेले अकेले हैं, अलोन है, एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स के लिए। यहाँ तक, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, जो ग्रेगर और मेंडल का पर्टिकुलरली वर्क था, और इसमें अदर साइंटिस्ट जो ब्लिक्स थे उनका भी कंट्रीब्यूशन था। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो ग्रेगर और मेंडल थे उन्होंने किस तरीके से हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब इसके बाद में एक लास्ट है इसी का, उसके बाद में फिर हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस को स्टार्ट करेंगे, उसके लिए अलग नेक्स्ट वीडियो होगी। लास्ट है कि व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी एक्चुअली यूज्ड फॉर द मेंडेलियन क्रॉस। मेंडल ने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क को कंसीडर किया था क्रॉस के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्ट्रैटेजी फॉर मेंडेलियन क्रॉस। देखो मेंडेलियन क्रॉस हम पढ़ते जाएंगे और हमने वो टर्मिनोलॉजी में डिस्कस नहीं किया है कि उनके कुछ क्रॉस थे, बैक क्रॉस है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, तो उनको हमने डिस्कस नहीं किया। साथ साथ में जहाँ पे भी टर्म आएंगे वहीं पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये था कि जो ग्रेगर्स और मेंडल थे ना उन्होंने प्योर ब्रीडिंग वाले जो प्लांट्स थे, ठीक है, उनको क्रॉस कराया था। और प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही कैरी करने वाले 2 प्लांट्स के बीच में उन्होंने क्रॉसिंग कराई थी, और इसी क्रॉस को उन्होंने कई जनरेशन तक कंसीडर कराया, क्रॉसिंग कराया, और उस पर्टिकुलर जनरेशन तक में वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर रिटेन रहा, ठीक है। तो वो कहीं भी जाकर के ऐसे गायब नहीं हुआ था। जैसे कई सारे क्रॉस आप पढ़ते हैं ना कि वो कैरेक्टर किसी एक जनरेशन में देखने को मिला, किसी में देखने को नहीं मिला, किसी में देखने को मिला, किसी में नहीं मिला, F2 में देखने को नहीं मिला, F1 में देखने को मिला। तो प्योर ब्रीडिंग का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर क्रॉस, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को उन्होंने मल्टीपल टाइम क्रॉसिंग कराया पेरेंट्स के बीच में, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत सा रिटेन। तो प्योर ब्रीडिंग के जो प्लांट्स थे उनको उन्होंने क्रॉस कराया पेरेंट्स के बीच में, और तब जाकर के उनको जो फर्स्ट जनरेशन थी उस फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा था कि सारे के सारे प्लांट्स वर फर्टाइल, और फिर उन्होंने जाकर के नेक्स्ट जनरेशन यानी कि सब्सिक्वेंट जनरेशन उन्होंने बनाई थी 1 2 3 4 5 6 जनरेशन तक में भी जाकर के उन्होंने क्या करवाया, उसको क्रॉसिंग करवाया। तो सबसे पहले है यहाँ पर प्योर ब्रीडिंग varieties of plants were crossed. तो प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया था, जिसमें बेसिकली वही सेम पॉलिनेशन कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, है ना, दोनों प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन। पेरेंट 1
एंड पेरेंट 2 के बीच में। अब उनको जो जनरेशन देखने को मिलती थी, जो फर्स्ट जनरेशन मिलती थी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन विद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, पहली जो जनरेशन थी उसमें सबके सब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स थी। लेकिन जब इन्होंने फर्स्ट जनरेशन को भी, ठीक है, आपस में क्रॉसिंग कराया, जिसे हम सेल्फिंग बोलेंगे, देन सेल्फिंग किसके बीच में, F1 थी, है ना, उसके बीच में, या F2 के बीच में पर्टिकुलरली ये देखने को मिला। तो जाकर के उनको क्या मिल रहा था, सब्सिक्वेंट वैरायटीज ऑफ जो प्रोजेनिस थे ना वो देखने को मिल रही थी। यानी कि ऑफ क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी, एक ही बात है, ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी। चलिए, तो ये हमने अभी के इस वीडियो में कवर अप किया है कि मेंडल ने किस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को कंसीडर किया स्टडी करने के लिए, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ट्रेड्स थे वो कौन कौन से थे, उन ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील कौन कौन से थे, उनके लिए मेंडल का बिलीफ था कि 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स आते हैं टू कैरी द पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। लेकिन बाद में ब्लिक्स ने ये डिस्प्रूव किया एंड ही टोल्ड दैट ओनली द 4 क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, नॉट ट्रेड, है ना। तो ये ट्रेड्स तो 14 रहेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में व्हाट वर द रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल्स फेलियर ऑफ मेंडल, व्हाट वाज द रीजन दैट ही यूज्ड ओनली द गार्डन ट्री प्लांट्स फॉर कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो ये सब कुछ हमने आज की क्लास में कर रखा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, मेंडलिज्म थोड़ा बड़ा है, इसके बाद में नेक्स्ट है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसमें उन्होंने 2 लॉज के बारे में मेनली बात करी थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंस शॉर्ट में। ये सब हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है।